The results for 2018 civil service examinations are out, and today in the Toppers Talk we have Mr. Kapil Chaudhary who has secured All India Rank 2014. Welcome Kapil, and आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई हो. आपको कैसा लग रहा है कपिल? थैंक यू मैम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जो रिजल्ट आए हैं वो काफ़ी समय बाद, मेरे मेहनत के बाद अभी मेरे को फल मिला है, तो मैं बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हूँ। कपिल, ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा. इस साल आपने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में भी ऑल इंडिया रैंक 32 आपको मिला. ऑल इंडिया सर्विस में भी आपको 214 रैंक मिला. तो 2018 का जो भी एग्जामिनेशंस रहा वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा. आप कब से तैयारी कर रहे हैं? मैम, मैंने अपने कॉलेज के बाद से ही अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दे दिया था. कॉलेज के पास आउट होने के बाद ही. आपने कौन सी ईयर में पास आउट किया? मैंने 2015 में पास आउट किया और उसके बाद 2015 में ही मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और उसके बाद से मैं लगातार पेपर दे रहा हूँ और ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था. दोनों चीज़ों में, फॉरेस्ट में भी और सिविल सर्विस दोनों में आपका चौथा अटेम्प्ट था? नहीं मैम, फॉरेस्ट में मेरा सेकंड अटेम्प्ट था. लास्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू तक फेस किया था, बट मैं इंटरव्यू फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ पाया था. बट मेरे सेकंड अटेम्प्ट में फॉरेस्ट में मैंने क्लियर कर लिया है विद 32 रैंक. वेरी गुड. कपिल जो है वो एक छोटे से गांव भरतपुर के नटबाई गांव से हैं. उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा जो है, प्राइमरी एजुकेशन जो है, आपने यही गांव में रह के पूरी की. उसके बाद जो है आपने इंजीनियरिंग किया है IIT BHU से. सो गांव से BHU तक और BHU से अब सिविल सर्विस तक. तो ये सिविल सर्विस का जो आपके अंदर एक बीज, ये कैसे बोया गया? मैम, जब मैंने अपने आसपास के इलाके में अपनी लोगों की सिचुएशंस देखी तो मैं शुरू से ही उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहता था. तो कॉलेज के टाइम पे भी मेरे को पहले से ही पता था कि मुझे सिविल सेवा की तैयारी करनी है. बट हर बच्चे का एक सपना होता है कि वो अपनी ग्रेजुएशन एक अच्छे कॉलेज से करे. तो उसके लिए मैंने मेहनत की. उसके लिए मैंने जेईई का पेपर दिया और उसके बाद मैंने अपने IIT BHU में एडमिशन लिया. बट मेरा एम शुरू से ही क्लियर था कि मुझे सिविल सर्विसेज की ही तैयारी करनी है. तो आपको जैसे आपने कहा शुरू से ही आपके मन में था, तो वो शुरू कौन सी कक्षा से था? कौन सी क्लास से आपके मन में ये था कि मुझे सिविल सर्विस करना है? आपको कहाँ से सिविल सर्विसेज का पता चला? मैम, मैं ऐसे एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि कौन सी कक्षा से मेरे को लगा, बट मेरे अंदर एक फीलिंग थी कि मेरे को लोगों की हेल्प करनी है. बट मैं किसी भी तरह से अगर मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँ तो वो मेरा एक सपना था. तो और मुझे ये उस टाइम पे इतना आइडिया था कि एक सिविल सर्विसेज जो है उसके माध्यम से जो मैं करना चाह रहा हूँ वो मैं कर सकता हूँ. ये आपका चौथा अटेम्प्ट है और तीसरा इंटरव्यू. तो ये 4 अटेम्प्ट, 4 साल बहुत लंबा समय होता है जिसमें कि अपने हाईज एंड लोज होते हैं. तो आप उन सब से कैसे कोप अप करते थे? मैम, मैं अपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पेरेंट्स का शुक्रिया करता हूँ और अपने फ्रेंड्स का, जिन्होंने कंटिन्यूसली मेरे को सपोर्ट किया हर एक स्टेज पे. चाहे मैं अपना किसी स्टेज में ऊपर पहुँचा हूँ या फिर फेल हो गया हूँ, अब मेरी जर्नी के दौरान उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया कि हम तेरे साथ हैं, तेरे को जो करना है तुम कर सकते हो. तो वो मेरे लिए काफ़ी एक मोटिवेटिंग फैक्टर रहा है जो कि मेरे 4 अटेम्प्ट के दौरान मुझे डिमोटिवेट नहीं किया. कपिल, आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक्स और आपने इंजीनियरिंग की है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में. तो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने इंजीनियरिंग ना रख करके इकोनॉमिक्स क्यों रखा? मैम, अभी सिविल सर्विसेज में जो अलाउड सब्जेक्ट है उनमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एक सब्जेक्ट नहीं है. तो मुझे कोई ना कोई एक दूसरा सब्जेक्ट चूज करना था. तो जब मैंने GS की तैयारी शुरू करी तो उसमें इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में एक तो मेरा इंटरेस्ट आने लगा कि मेरे को चीज़ें समझ आ रही हैं सारी चीज़ें, और दूसरा यह है कि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल आपको स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी हेल्प करता है. ये आपके जनरल स्टडीज़ के 3rd पेपर में और ऐसे में काफ़ी हेल्पफुल रहता है. उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने ये अपना सब्जेक्ट चूज़ किया. तो इकोनॉमिक्स आपने सारे अपने अटेम्प्ट्स में इकोनॉमिक्स ही ऑप्शनल रखा? यस मैम. आपने अपनी तैयारी जो है प्रीलिम्स की और आपने 4 अटेम्प्ट दिए और चारों बार आपने प्रीलिम्स निकाला. और प्रीलिम्स कहा जाता है कि ये एक बहुत ही मुश्किल फेज होता है. बड़े से बड़े लोग भी फिर प्रीलिम्स में घबराने लगते हैं. तो चारों अटेम्प्ट में चारों बार आपने प्रीलिम्स निकाला. आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही प्रीलिम्स के लिए? मैम, प्रीलिम्स के लिए मेरी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल रहती है कि आपको बेसिक फंडामेंटल्स अगर आपके क्लियर हैं और आप अगर करंट अफेयर्स पढ़ के जा रहे हो तो आप आराम से प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो. बट आपकी जो स्टैटिक पोर्शन है वो काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि हाफ ऑफ द क्वेश्चंस स्टैटिक पोर्शन से आते हैं. एटलीस्ट वो आप कवर कर सकते हो और अगर वो कर दिए तो आप कट ऑफ के काफ़ी नियर पहुंच जाते हो. तो कौन सी किताबें थी जो कि आपकी बेसिक बुक्स होती हैं जो कि हर प्रीलिम्स करने वालों को ज़रूर देखनी चाहिए?
हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटी की पढ़ाई की थी। इकोनॉमिक्स के लिए? मैम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल था तो उसके लिए मेरे को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, बट ऑनलाइन मटेरियल है अवेलेबल जो आप पढ़ सकते हो इकोनॉमिक्स के लिए। करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे की आपने? नोट्स अपने बनाते थे या कोई आप मैगजीन आपने थी उसको रिवाइज करते थे, या न्यूज़पेपर अपने आप पढ़ के अपने आप नोट्स बनाते थे आप? मैम आज के टाइम पे काफ़ी सारी करंट अफेयर्स की मैगजीन अवेलेबल है मार्केट में, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं, और जिनमें से नेक्स्ट आईएएस की भी करंट अफेयर्स की मैगजीन है वो भी काफ़ी अच्छी है, तो उनमें से आप हेल्प ले सकते हो ताकि आपको कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले सकें। तो वो तो हमेशा आपको यूज़ करना हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा आपको ये है कि मल्टीपल रिविजन्स काफी हेल्पफुल रहते हैं। रिविजन्स तो इस का मूल मंत्र है इस पूरे एग्जाम में सफल होने का। अच्छा, आपने कोई टेस्ट सीरीज वगैरह भी की प्रीलिम्स के लिए? आजकल कहा जाता है कि टेस्ट सीरीज जो है हर बच्चा जो है टेस्ट सीरीज करता है, उससे आपको अपना एनालिसिस पता चल जाता है, इवैल्यूएशन हो जाता है। तो आपने भी किसी तरह की कोई टेस्ट सीरीज या कोई अभ्यास किसी तरह से किया इसके लिए? यस मैम, टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपको सफलता दिलाने में। तो टेस्ट सीरीज मेरी स्ट्रेटेजी रही है कि मैं जनरली एक या दो, मिनिमम 2 टेस्ट सीरीज आप बोल सकते हो कि 2 टेस्ट सीरीज आप अगर ज्वाइन कर लेते हो तो वो आपको फाइनल एग्जाम में काफी हेल्प मिलती है उससे। शुरू के 2 अटेम्प्ट में 2 कोचिंग्स की मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, तो उसके बाद आपको ज़्यादा अगले अटेम्प्ट में आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि आप यूज्ड टू हो जाते हो उस पैटर्न से। शुरू में एक बार पूरे आपको बेस बनानी पड़ती है, अच्छे से मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद जो है बस उसमें ऐड ऑन करना होता है। अच्छा, प्रीलिम्स के बाद जो मेंस का सफर होता है, तो आपने मेंस कितनी बार लिखे? जी मैम, मेंस मैंने 4 बार लिखे हैं। 4 बार आपने मेंस लिखे? 4 बार प्रीलिम्स हुआ, 4 बार आपने मेंस लिखे। अब ये मेंस में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही है? मैम मेंस में जो अभी तक मेरी स्ट्रेटेजी रही है उसमें सबसे सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी लास्ट टाइम की है, जिसमें कि एक जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी कि अगर आप क्वेश्चंस करके आ रहे हो तो आपके मार्क्स आ जाते हैं। मतलब पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के टाइम पे। ऐसा पहले नहीं हुआ करता था, यानी 2015 में मैंने काफ़ी कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, तब भी जीएस में मेरे रेस्पेक्टेबल मार्क्स आ गए थे। बट आज के टाइम पे जो मार्किंग पैटर्न जो हम बोल सकते हैं वो थोड़ा या तो चेंज हो रहा है या ऐसा लग रहा है। तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस के लिए। प्लस जो लोग की जो कॉमन चीज़ें हैं, जैसे कि हमें डेटा पॉइंट्स हमें रखने चाहिए अपने मेंस के आंसर में, जो कि हमारी क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने में हेल्प करते हैं, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हर बार आपके मेंस में नंबर बढ़े? नहीं मैम, ऐसा नहीं था हर बार मेरे बढ़े। मैंने बोला क्योंकि जब आप रिवीजन नहीं करते हो तो आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे ऑप्शनल में 245 मार्क्स थे। उस टाइम पे 245 मार्क्स वर वेरी गुड, बट नेक्स्ट अटेम्प्ट में मेरे ऑप्शनल में 240 मार्क्स आए, बिकॉज मेरा जो फोकस था वो ऑप्शनल पे थोड़ा कम हो गया था और मेरे मल्टीपल रिविजन्स नहीं हो पाए थे और शॉर्ट नोट्स भी नहीं थे। और इसके अलावा जो एथिक्स का पेपर होता है, एथिक्स और एसे, बीइंग एन इंजीनियर, what was your strategy for ethics and essay? Did you refer to some books for your ethics paper? How did you prepare for case studies? Ma'am, there is a book called Lexicon which I used in my first attempt. So it helped me to have a clear understanding of basic terms. So apart from it, there are several online material available in the market, so which helped me a lot. But in ethics, the basic focus should be on the understanding of the terms which are in the sub-syllabus. So, and the short notes on that topics would be helpful in your mains answer writing. And for essay, I focused on covering the multiple dimensions of the topic. So, I wrote it like a lengthy GS answer. Okay. By covering all the dimensions, starting from the background, what is the current situation, what should be the next solution, what is the shortcomings of the particular topic, like party is the topic. So this is a common strategy throughout my journey, and it helped me a lot because I am getting good marks over all these years in ethics essay papers. Essay papers, good.
And Kapil, simultaneously you have been preparing for your forest service also, and there you had the optional of forestry, agriculture, engineering. Yes. And for UPSC civil service exam, you had the optional as economics. Yes, So 3 optionals continuously altogether different. So all the time studying the 3 optionals simultaneously, was it feasible? Was it very difficult? And how did you manage all this? First of all, I would say to crack the IFS exam or to manage the 2 different optionals apart from the civil services optional, you need the basic belief in yourself that you can do it. Because most of the people who attempt the mains exam of Indian Forest Service do not prepare properly for the exam. So it decreases the competition for the final selection. So I would say the people should have the courage to cover all these subjects because it is very feasible. So this is the first step. So after that, this is the same time for all the aspirants. All the people get 2 months on an average between the civil services mains and the forest mains. So you cannot say that you are getting less time. So you can manage it, but you need the basic believe in yourself. इकोनॉमिक्स जो है वो आपने सेल्फ स्टडी किया एज एन ऑप्शनल. फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ये भी आपने सेल्फ स्टडी किया या इसके लिए आपने किसी तरह से कोई सहायता ली या कोई आपने कोचिंग ज्वाइन किया? नहीं मैम, मैंने ये दोनों सब्जेक्ट भी अपने सेल्फ स्टडी से ही प्रिपेयर किए थे और ये काफ़ी मैनेजेबल है 2 महीने के टाइम में. इन दोनों की स्ट्रैटेजी में भी अंतर रहता है? फॉरेस्ट सर्विस और ऑल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो इन दोनों में अंतर रहता है स्ट्रैटेजी का? दोनों पेपर्स में एक डिफरेंस है कि जो IFS का पेपर है इसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो टेक्निकल हैं. तो अगर आप पढ़ लोगे एक बार तो आपके मार्क्स आ जाएंगे. But you cannot say it for the civil services examination. This is the benefit for Indian Forest Service. So your hard work will be converted into the final results. ये मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो दोनों एग्जाम्स को साथ साथ दे रहे होते हैं. Yes, तो कई बार ये होता है कि दोनों चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही. कई लोग कर पाते हैं. अब आपने सारे ऑप्शनल्स अपने आप ही किए और ये आराम से मैनेज भी हुआ और ये इस साल आपने दोनों में ही अच्छे अपने जो है रैंक्स लेकर के आए हैं आप. अच्छा, ये तो हुई मेंस की बात. अब मेंस के बाद हम आते हैं जो फाइनल स्टेज होता है वो होता है पर्सनालिटी टेस्ट का. तो आपका इंटरव्यू कैसा रहा? कितनी बार आपने दिया? कितनी बार यूपीएससी को फेस किया आपने? मैम अभी तक मैं यूपीएससी में 5 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ. 3 बार सिविल सर्विसेज के लिए एंड 2 टाइम्स फॉर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस. 5 बार? यस मैम. तो आपका ये 5 बार का एक्सपीरियंस है, ये क्या बोलता है कि बोर्ड कॉर्डियल होता है या प्रेशर इंटरव्यूज होते हैं? पर्सनली फॉर मी इंटरव्यू मेरे काफ़ी कॉर्डियल थे, बट मार्क्स आपके हमेशा उस अकॉर्डिंग नहीं आते जितना बोर्ड कॉर्डियल होता है. यानी इंटरव्यू आपका अगर अच्छा जा रहा है, आपको लग रहा है कि इंटरव्यू अच्छा हुआ है, बट इसको फाइनल मार्क्स में कन्वर्ट होना उतना सिंपल नहीं होता है. ये जो आपका ऑप्शनल है इसकी तो आपने कहीं पे कोई कोचिंग नहीं ली. इंटरव्यू के टाइम पे क्या आपने किसी तरह की कोई कोचिंग की, इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन किए आपने इंटरव्यू के लिए? यस मैम, इंटरव्यू के लिए मैंने मोस्टली 1 या 2 जगह की थी जिसमें से मेरे को नेक्स्ट IAS का इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा. और मेरे जो फाइनल मार्क्स थे जो कि मेरे को सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में मिले और तो वो काफ़ी सिमिलर थे जो मेरे मॉक इंटरव्यूज में मिले हैं यहाँ पे नेक्स्ट IAS में. सो ये जो मॉक इंटरव्यूज थे इससे मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ और ये बेस्ट पार्ट है मेरी स्ट्रेटेजी का, जो कि इस साल मैं अगर अपने आप को सिविल सर्विसेज की लिस्ट में पा रहा हूँ तो उसमें नेक्स्ट IAS का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. और आपका इस बार बोर्ड किन का था यूपीएससी में? मैम इस बार मेरा पीके जोशी सर का बोर्ड था और लास्ट ईयर भी मेरा पीके जोशी सर का ही बोर्ड था. बट लास्ट ईयर मेरे मार्क्स ज़्यादा अच्छे नहीं आए थे, बट आई होप कि इस साल मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे आए. तो किस टाइप के सवाल पूछे गए? टेक्निकल पूछे उन्होंने या आपसे जनरल क्वेश्चंस ही पूछे? बोर्ड ने काफ़ी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे. इकोनॉमिक्स जो आपका ऑप्शनल है. मोस्टली क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से ही थे. कुछ क्वेश्चंस मेरे होम टाउन पे या फिर मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड पे भी थे, बट क्वेश्चंस काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चंस थे जो कि टफ नहीं होते. मेंस के आंसर राइटिंग में करते हैं वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. कपिल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आप जैसे स्टूडेंट्स जो हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं और जब वो सफल हो जाते हैं तो वो हमारे एज एन इंस्टीट्यूट हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात होती है और आपके परिवार के लिए तो बहुत गर्व की बात होती है. कपिल, अब प्रीलिम्स आने वाला है तो क्या आप कुछ जो एस्पिरेंट्स हैं, फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, उनको कुछ विशेष टिप्स देना चाहेंगे?
प्रीलिम्स के लिए मैं बस ये बात कहूँगा कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि आप अपना जो स्टैटिक पोर्शन है उस पर काफ़ी वर्क कीजिए, और मेरे हिसाब से वो क्वेश्चंस आप कठिन क्वेश्चंस पे फोकस ना करके जो सिंपल क्वेश्चंस हैं उनको गलत होने से बचाइए। लाइक जो क्वेश्चन सब लोगों के सही हो रहे हैं वो क्वेश्चन मतलब आपके सही नहीं, गलत नहीं होने चाहिए, अदरवाइज फिर आप रिलेटिवली पीछे हो जाते हो। तो लोग क्या करते हैं कि अपना टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम करंट अफेयर्स पे या फिर टफ पार्ट पे जो कि बहुत कम चांस है जिसके पूछे जाने के, उस पर फोकस कर देते हैं, जो कि रिजल्ट में फिर कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो बेसिक फंडामेंटल्स आपके सही होने चाहिए, और मल्टीपल रिविजन्स ऑफ द करंट अफेयर्स जो कि आप करते हो वो 2, 3, 4 जितने भी आप कर सकते हो वो आप कीजिए, और प्रीलिम्स में आपको फिर सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू एज अ सक्सेसफुल ब्यूरोक्रेट। थैंक यू मैम। ऑल द बेस्ट कपिल। थैंक यू।